नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रॉबिन मदान और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक, एक नया वीडियो और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। कुछ लोगों ने मैसेज किया कि हमें आज इस टॉपिक के बारे में बताएं और वो टॉपिक है ट्यूबरकुलोसिस। आज वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे भी है 24 मार्च, तो आज इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस होता क्या है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो किसी भी बैक्टीरिया के शरीर में एंटर करने से होता है, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, बोवाइन के नाम से, ह्यूमन के नाम से, अफ्रीकन के नाम से, डिपेंड्स अपॉन द स्पीसीज़ और वो आया कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, उसके बेसिस पे इसका कैटेगराइजेशन किया हुआ है। लेकिन सभी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी करते हैं और ह्यूमन को कहीं भी हो सकते हैं। ये एक बहुत बुरी बीमारी है, जिसको हो जाती है बहुत तंग करती है, बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती है, बहुत लंबे फेज़ तक चलती है। तो बी अवेयर ऑफ दिस डिज़ीज़। अब बात आती है कि ट्यूबरकुलोसिस कैसे फैलता है। ट्यूबरकुलोसिस भी कोविड की तरह सांस से फैलने वाली बीमारी है, स्पोरोलिटिक है, ड्रॉपलेट है, कि कोई व्यक्ति जिसको टीबी है अगर वो आपके सराउंडिंग में है और कुछ क्लोज्ड एनवायरनमेंट में काफ़ी देर तक आपके साथ रहा है, बात की है, बैठा है, या आपके श्वास से उसका श्वास मिक्स हुआ है, तो ऐसे में एक से दूसरे में ट्रांसमिट होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। मेल और फीमेल दोनों में बराबर मात्रा में हो सकता है, शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, कान से लेके यूट्रस तक और बोन से लेके लंग्स तक। लेकिन मोस्ट प्रोमिनेंट जो इसका एरिया है दैट इज़ लंग, और लंग्स में भी कहाँ, ऊपर के हिस्से में, कि दोनों लंग्स के जो ऊपर के मार्जिन है वहाँ पर टीबी का कीटाणु अपनी जगह बनाता है, अपना घर बनाता है, अपनी कॉलोनी बनाता है और धीरे धीरे रेप्लिकेट कर हमारे लंग्स और उस अफेक्टेड पार्ट को जहाँ भी वो कीटाणु एंटर किया है उसको ख़राब करता जाता है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला, सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मास्क लगाना, गैप मेंटेन करना। हमने बोला कि कोविड में जो है लोगों ने मास्क लगाकर, डॉक्टर्स ने मास्क लगाया और लोगों को प्रमोट किया कि ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगाओ, तो क्या उसका कोई और इम्पोर्टेंस भी है? मैं कहूँगा हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोविड बेशक ही चला गया लेकिन हमें आज भी मास्क की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया और आसपास की सराउंडिंग में ट्यूबरकुलोसिस के ही इतने केसेस हैं जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से एक दूसरे को ट्रांसमिट करते हैं। हम हरियाणा सरकार, भारत सरकार, डॉक्टर्स की पूरी टीम टीबी के ही केस को सॉल्व करने में कितने सालों से लगे हुए हैं और इसको ट्रीट करने में गवर्नमेंट का लाखों रुपया खर्च होता है, सिर्फ हमारी एक छोटी सी गलती से, कि हम किसी भी पर्सन के क्लोज कांटेक्ट में आ जाते हैं और उससे एक से ट्रांसमिशन दूसरे में हो जाता है। मींस टीबी एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से लाखों लोगों में फैल सकती है। ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है और कैन कॉज पेंडेमिक ऑल्सो, जैसा कोविड है। अब ये बड़ा तेज़ी से फैलने वाला वायरस है और ये ऐसा इन्फेक्शन है जो एक बार ट्रांसमिट हो जाए तो कई बार सप्रेसिव फॉर्म में बॉडी में काफ़ी सालों तक पड़ा रह सकता है। इसका क्या मतलब हुआ सप्रेसिव फॉर्म? कि एक बार टीबी एंटर हुई, हो सकता है कि वो जो बैक्टीरिया है वो इतनी कम मात्रा में थे कि उन्होंने रेप्लिकेट करके आपके उस ऑर्गन को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन अगर हम दोबारा किसी और टीबी वाले मरीज़ के संपर्क में आते हैं तो ये दोबारा से रीजनरेट होती है। फर्स्ट टाइम जब आप उस मरीज़ से मिले, दैट इज़ प्राइमरी इन्फेक्शन। बहुत बार प्राइमरी इन्फेक्शन ही जो है मेन कॉज कर देता है कि उसी अंग को डैमेज करना शुरू कर देता है, लंग्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। और कई बार क्या होता है कि वो सप्रेसिव फॉर्म में पड़ा रहेगा, सेकेंड बार जब हम दोबारा इन्फेक्ट होंगे तब वो आपके अंग को या उस ऑर्गन को डैमेज करेगा, तो दैट इज़ सेकेंडरी टीबी। उसके बाद फिर जब हम ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करते हैं तो ट्रीटमेंट पर भी इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हैं, कि जैसे हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो उनका टीबी का प्रोटोकॉल कुछ अलग है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का टीबी का प्रोटोकॉल कुछ अलग है, डॉट्स ट्रीटमेंट भी सरकार चला रही है, उसका प्रोटोकॉल कुछ अलग है। दवाइयाँ सेम है लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन कि वो डॉक्टर अपनी समझ, अपनी सामर्थ्य शक्ति और अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपके लिए कौन सी ड्रग का सिलेक्शन करता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉट्स ट्रीटमेंट गवर्नमेंट चलाती है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी। इस थेरेपी में गवर्नमेंट इतना ज़ोर लगाती है कि वो पर पर्सन, जिस भी बंदे को टीबी हुई है, उसको डायरेक्ट ऑब्जर्व करके एक एक टैबलेट अपने हाथ में रख के देती है। इससे ज़्यादा गवर्नमेंट क्या करे? लेकिन हम अपनी लापरवाहियाँ कभी नहीं छोड़ेंगे, हम मास्क भी नहीं लगाएंगे, हम कॉन्टैक्ट भी बढ़ाएंगे, हम उन लोगों के साथ भी नज़दीक लग कर बैठेंगे जो बीमार है। दैट इज़ ए वेरी रॉन्ग थिंग।
और एक ऐसी डिज़ीज़ जिससे हम अवेयर हैं, जिसका हमें पता है कि ये फैलती है और बीमार है हमारा अगर कोई सदस्य है, कोई घर का मेंबर, और हम उसके नज़दीक जा रहे हैं, तो इट मीन्स वी आर डूइंग ए क्राइम, वी आर क्रिएटिंग ए बर्डन ऑन आवर गवर्नमेंट एज ए टीबी पेशेंट। तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुने कि जब भी किसी क्लोज्ड एनवायरनमेंट में जाएं, ऐसे एनवायरनमेंट में जहां 5, 10, 12 लोग हैं या मार्केट जा रहे हैं, तो आज भी मास्क ज़रूर लगाएं। कोविड के लिए नहीं, टीबी जैसी असंख्य बीमारियों के लिए, जो आपको बाहर के पोल्यूशन से, एनवायरनमेंट से, टीबी से बचाएगी। अब बात आती है, हो गई टीबी, अब क्या करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, हो गई टीबी, अब क्या करेंगे। टीबी से कभी भी अपने आप को छुपाना नहीं है, रोकना नहीं है, हमेशा डॉक्टर के पास विज़िट करना है। वो आपके सिम्टम्स देखेंगे, आपके फीचर्स देखेंगे, आपको फिज़िकली चेक करेंगे, क्योंकि टीबी मैंने जैसे पहले बताया कि बॉडी के किसी भी ऑर्गन पर हो सकती है। तो अगर लंग्स की टीबी है तो आपको फीचर्स आएंगे कि खांसी हो रही है, तेज़ बुखार है, स्वेटिंग है, बहुत ज़्यादा बलगम आ रहा है, रात को नाइट स्वेटिंग होगा, बलगम के साथ खून आ सकता है, इंटरमिटेंट खांसी हो सकती है, और सिर दर्द हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, ये या निमोनिया हो सकता है। ये फीचर्स आपको लंग्स टीबी में मिलेंगे। अगर टीबी बोन की है तो आपको कमर, अगर बाय चांस जैसे रीढ़ की हड्डी में टीबी होगी तो उस स्पेसिफिक एरिया का पेन हो सकता है। अगर नोड्यूलर टीबी है, गांठ वाली टीबी है, तो हो सकता है कि आपकी गर्दन के चारों तरफ, गर्दन के आसपास, इनग्वाइनल एरिया में या कांख में, एक्सिलरी एरिया में मोटी मोटी गांठ बन जाए। तो आपको तो पता ही नहीं लगेगा कि ये हुआ क्या, और वो परसिस्टिंग नोड जो है काफ़ी टाइम तक पड़ा रहेगा। लेकिन जब आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो आपके ये सभी एरियाज़, पॉइंट ऑफ एरिया चेक करेंगे। उसके बाद कुछ ब्लड टेस्ट जैसे ESR, बलगम की जांच, छाती का एक्सरे और बहुत सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशन हमें टीबी को जल्द पकड़ने में मदद करते हैं। जैसा मैंने शुरू में बोला था कि प्राइमरी टाइप ऑफ टीबी, इसका मीनिंग ये है कि अर्ली फेज़ में जब टीबी का कीटाणु एंटर हुआ और उसने आपकी बॉडी को थोड़ा बहुत नुकसान देना शुरू किया और उसी टाइम पे हमने उसे डिटेक्ट कर लिया, तो इस फेज़ में पकड़ी हुई टीबी का हम अर्ली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इसका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो भी नॉर्मल जो लेट पकड़ी हुई टीबी से कम रहता है, क्योंकि जैसे ही टीबी एंटर करती है और हम उसे डिटेक्ट कर लेते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट दवा हमें देना पड़ता है, उसका फेज़ काफ़ी कम हो जाता है। अब आपकी दवाई का सिलेक्शन कैसे होता है। जनरली इनिशियल फेज़ में इसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिसको बोलते हैं HRZE प्रोटोकॉल। 4 तरह की दवाइयाँ हम बेसिक प्रोटोकॉल में यूज़ करते हैं अगर नॉर्मल टीबी है तो। अगर तेज़ टीबी है तो 5वीं मेडिसिन जो इंजेक्टेबल के रूप में यूज़ होती है, दैट इज़ स्ट्रेप्टोमाइसिन, उसके इंजेक्शंस हम यूज़ करते हैं HRZE+S। तो अगर टीबी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है, डॉक्टर अपनी रिपोर्ट्स में इस चीज़ को प्रूव करते हैं और फिर आपका टीबी का प्रोटोकॉल शुरू होता है, तो कई बार हमें अर्ली फेज़ में भी 1 साल तक टीबी की दवाई देनी पड़ सकती है। और अगर हम उसे अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं और अर्ली फेज़ में कम नुकसान के साथ टीबी की दवाई शुरू करेंगे तो कई बार वो 3 से 6 महीने में भी ख़त्म हो जाती है। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि टीबी अगर डिटेक्ट होती है या आपको अगर लंबे समय से खांसी है, कोई दर्द बना हुआ है, आपको रात को बुखार आता है या मेरे बताए गए सिम्टम्स में से कोई भी सिम्टम आपका मैच करता है और वो लॉन्ग परसिस्टिंग है, काफ़ी दिनों से आपको तंग कर रहा है, तो इसे छुपाएं या दबाएं नहीं, तुरंत डॉक्टर से मिलें। हो सकता है ऐसी कोई डिजीज़ भी आपके शरीर में चल रही हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसके साथ क्या खाएं क्या ना खाएं। जनरली टीबी जो है वो ऐसे लोगों को होती है जो किसी भी प्रकार का अपथ्य सेवन करते हैं। अपथ्य मीन्स जो हार्मफुल केमिकल्स, हार्मफुल थिंग्स हैं वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जैसे अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग, हुक्का, इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, उनको टीबी होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। या जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं या माल न्यूट्रिशन है, ऐसे लोग जिनका खाना पीना या न्यूट्रिशन उनके लेने के बावजूद भी कंप्लीट जो है डाइट ले रहे हैं, लेकिन फिर भी वो या तो पूरी नहीं है या किसी गरीबी के कारण या मजबूरी वश वो खान पान अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इस वजह से उनका शरीर कमज़ोर है, तो टीबी होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर और भी है कि अगर आपका 1 महीने में 3 किलो से ज़्यादा वज़न कम हो रहा है तो वो टीबी का एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है। हो सकता है कि आपके शरीर में टीबी का कीटाणु कहीं ना कहीं चल रहा हो। तो इन सभी चीज़ों को फोकस करते हुए, सारी बातों को समझते हुए, मैं आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा और नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, रिपोर्ट्स और आपकी हिस्ट्री, इन तीनों को जज करके ही डायग्नोसिस बनाना होता है।
तो मैं आपको सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से आज समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपके आसपास या आपके नज़दीकी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुछ समय से किसी एक प्रॉब्लम को लेकर, दर्द से लेकर खांसी तक, अगर किसी एक चीज़ से लगातार परेशान है तो उसको अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि हम उसकी बीमारी का डायग्नोसिस बना सकें। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि किसी कारणवश हमें टीबी की दवाई रोकनी पड़ती है या मरीज़ उसे अपनी गलतियों की वजह से छोड़ देते हैं, लेना बंद कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो प्राइमरी सेकेंडरी कीटाणु है वो कन्वर्ट हो जाता है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी में, और इसे ट्रीट करना बहुत ही टिपिकल है। डॉक्टर्स का भी पूरा जोर लगता है ऐसी बीमारी को कवर करने में, और कई बार हम असफल भी हो जाते हैं। एमटीबी के लिए हम स्पेसिफिक कल्चर रिपोर्ट्स भी कराते हैं जिसमें हम उस स्पेसिफिक कीटाणु पर एंटीबायोटिक पहले यूज़ कर देखते हैं कि क्या वो उसके लिए पोटेंट है, क्या हम जो दवाई दे रहे हैं वो मरीज़ के लिए लाभदायक हैं भी या नहीं। इन सारा बायोडाटा इकट्ठा करने के बावजूद भी मरीज़ को बचा पाना डॉक्टर के लिए कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहली बात, सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार है। मीन्स हमें फिज़िकल गैप मेंटेन करना है, मास्क का यूज़ करना है, लोगों से दूर रहना है, अच्छी डाइट लेनी है, खाना पीना है और हमेशा खुश रहना है। तो आज का टॉपिक इसी बात के साथ ख़त्म करता हूँ, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घबराए नहीं। कभी भी आपके मन में कोई सवाल मेडिकल रिलेटेड आता है तो इसी प्रकार जैसे टीबी के बारे में आप लोगों ने पूछा, ऐसे ही पूछते रहें, हम आपकी बातों का जवाब देते रहेंगे।